हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छालिया स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 46। हम लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 45, उसमें हम लोगों ने बात करी थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में दो ऑब्जेक्टिव्स की, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिस्कस किया था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और सेकंड हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पे क्लिक करके आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हम लोगों ने अभी तक तीन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने सबसे पहला देखा था रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां हम लोगों ने बात करी थी कि सर गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज ऐसी जगह एलोकेट करती है जहां पे प्रॉफिट का मोटिव भी डिस्टर्ब नहीं हो और साथ के साथ सोशल वेलफेयर भी डिस्टर्ब नहीं हो, दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हम लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट टैक्सेशन और सब्सिडीज का इंपॉर्टेंट टूल मानती है और उस टूल को यूज करके इकोनॉमी में रिच और पुअर के बीच में जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल करवाती है। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो हमने बोला सर किसी भी इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट मोटिव होता है कि उसकी इकोनॉमी क्या करे, बैलेंस की ग्रोथ हो इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जहां पर क्या इकोनॉमी के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो। अभी तक हम लोगों ने ये तीन चीजें पढ़ी है। आज हम बात करेंगे फोर्थ ऑब्जेक्टिव की, और वो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। ध्यान से सुनिएगा, स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी वाला ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है। सर इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन जनरेट होती रहती है। सर इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई की वजह से क्या होता है, प्राइसेस चेंज होती है। तो आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने 11th के अंदर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज देखी थी कि सर जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ जाती है और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इकोनॉमी में जो डिमांड और सप्लाई की सिचुएशंस हैं, इसकी वजह से इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स आते हैं। क्या आते हैं, ट्रेड साइकिल्स। इकोनॉमी में जो डिमांड और सप्लाई की सिचुएशंस होती है, इन सिचुएशंस की वजह से इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स जनरेट होते हैं, जिनको हम बिजनेस साइकिल्स भी बोलते हैं। ये ट्रेड साइकिल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, फेजेस होते हैं इकोनॉमी के फेजेस होते हैं। फेजेस कौन कौन से, फेजेस ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम इकोनॉमी। सुनना ध्यान से। हमने बोला कि सर जो इकोनॉमी में सप्लाई और डिमांड के फैक्टर्स होते हैं, इसकी वजह से इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल जनरेट होते हैं। डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस की वजह से ट्रेड साइकिल जनरेट होंगे। ट्रेड साइकिल को हम बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। ये बिजनेस साइकिल्स क्या शो करते हैं, फेजेस शो करते हैं इकोनॉमी में। कौन से फेजेस, रिसेशन मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी क्या हो रहा है, डाउन हो रही है। मतलब हमारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ना होकर ग्रोथ क्या हो रही है, रिड्यूस होने लग गई है या ग्रोथ रेट कम होने लग गई है। एक होता है, उसके बाद होता है डिप्रेशन मतलब क्या है कि हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई, बहुत कम होने लग गई ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर, ग्रोथ नहीं हो रही है। उसके अलावा हमारे जो इकोनॉमी क्या हो रहा है, लॉसेस शुरू हो गए, तो वो कहलाती है डिप्रेशन वाली स्टेट। एक होती है रिकवरी, कि हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन की स्टेट से रिकवर हो रही है। डिप्रेशन की स्टेट से मतलब हमारी इकोनॉमी से बहुत गिर गई थी, इकोनॉमी की हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इकोनॉमिकल सिचुएशन। तो हम इस इकोनॉमिकल सिचुएशन से अब धीरे धीरे थोड़ा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, थोड़ी देर इकोनॉमी वापस हमारी क्या हो रही है, लेवल पे आ रही है। तो वो टाइम क्या होता है, रिकवरी टाइम। और बूम, जहां पर हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो करती है, वो कहलाती है सिचुएशन बूम की। तो ये जो सिचुएशन है एक इकोनॉमी में नॉर्मल है कि इकोनॉमी के अंदर सप्लाई और डिमांड फोर्सेस की वजह से कभी या तो रिसेशन आएगा, कभी डिप्रेशन आएगा, कभी इकोनॉमी थोड़ी रिकवर होगी और कभी एकदम से क्या हो जाएगी, बूम होगी। तो ये सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस की वजह से ऐसे ट्रेड साइकिल्स आना स्वाभाविक है। सर आ सकते हैं ऐसे ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल आ सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इकोनॉमी को इन ट्रेड साइकिल से बचाया जा सके, क्योंकि सर इन ट्रेड साइकिल्स की वजह से इकोनॉमी पर काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि अपनी इकोनॉमी को इन ट्रेड साइकिल से कैसे भी करके सेफ रखा जा सके। हमारी जो इकोनॉमी है उसको कैसे भी करके इन ट्रेड साइकिल से सेव किया जा सके। अब क्या होता है कि सर गवर्नमेंट बजट होता है, उस गवर्नमेंट बजट को गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल मानती है, जिससे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिप्रेशन की सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकती है। एक बहुत अच्छे से यहाँ पे बात समझना कि सिर्फ ये जितनी भी फेजेस हैं, चाहे रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम है, ये फेजेस में जनरल इकोनॉमी में या तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आएगा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन आएगा। ये वो वाली सिचुएशंस है जहां इकोनॉमी या तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा डाउन हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन जनरेट क्यों होती है, क्योंकि सर डिमांड सप्लाई की फोर्सेस है। अब डिमांड सप्लाई की वजह से या तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा या डिप्रेशन आएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट को एक ऐसा टूल मानती है
जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशंस को और डिप्रेशन की सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकती है। बजट को यूज करके गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी को ऐसे ट्रेड साइकिल से बचा सकती है। तो देखिए कैसे क्या होता है सर, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशनरी गैप आया हुआ है, जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, इन्फ्लेशनरी गैप आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, अभी आप इन्फ्लेशनरी गैप मतलब सिर्फ इन्फ्लेशन समझ लीजिए। जब इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन का मेन रीजन क्या, हम लोगों ने जब मनी एंड बैंकिंग पढ़ा था, मैंने आपको वहां रीजन बताया था। इन्फ्लेशन होने का मेन रीजन है कि सर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, मनी की सप्लाई बढ़ गई है। इकोनॉमी में मनी बहुत ज्यादा है सर, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, इसलिए डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब इस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस लेके आती है जिससे इन्फ्लेशनरी गैप को कम किया जा सके। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है। जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम किया, मार्केट में पैसा जाएगा नहीं, मार्केट में पैसा जाएगा नहीं तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमी में डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हो क्या है, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, खुद का एक्सपेंडिचर कम कर देती है और रेवेन्यू बढ़ा देती है। अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है जनरली टैक्स रेवेन्यू, अगर हम बात करें गवर्नमेंट को जनरली रेवेन्यू मिलता है वो मोस्टली टैक्स रेवेन्यू की फॉर्म में मिलता है। तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दो काम करेगी। एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल करना मतलब मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले तो खुद के एंड पे जो हो सकता है खर्चा कम कर दो, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। सेकंड, गवर्नमेंट क्या करे कि सिर्फ लोगों से पैसा कलेक्ट करना ज्यादा शुरू करे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रेवेन्यू बढ़ाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, हो सकता है टैक्स की रेट वगैरह बढ़ा दे, तो गवर्नमेंट उस केस में रेवेन्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सर हमने एक्सपेंडिचर तो कम किया, रेवेन्यू बढ़ा दिया, उस केस में इकोनॉमी में कहीं ना कहीं मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। और मनी की सप्लाई कम होती ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखते हैं डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो क्या होगा। सर डिफ्लेशन वाली सिचुएशन मतलब कि इकोनॉमी में सर सामान बिक ही नहीं रहा है, इकोनॉमी में डिमांड ही जनरेट नहीं हो रही, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई नहीं है। जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई नहीं होगी तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन जनरेट हो जाएगी। डिफ्लेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि सर लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, कम प्राइस पे भी लोग खरीदना नहीं चाह रहे गुड्स एंड सर्विसेज। उस केस में जो सिचुएशन जनरेट होती है वो डिफ्लेशन की सिचुएशन कहलाती है। गवर्नमेंट ने डिफ्लेशन की सिचुएशन को कैसे करेक्ट करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, सर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई नहीं है तो गवर्नमेंट अपने एंड पे क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने एंड पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। गवर्नमेंट अपने एंड पे जो भी खर्चा है वो क्या करेगी, बढ़ा देगी। गवर्नमेंट जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ा, लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा, लोगों के पास मनी की सप्लाई होगी। जैसे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई होगी, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डिफ्लेशन वाली सिचुएशन जो थी सर, जहां प्राइसेस बहुत कम थी, वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, इरेडिकेट हो जाएगी, हट जाएगी। अब पहला तरीका तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। लोगों के पास पैसा नहीं था, गवर्नमेंट ने बोला कि हम खर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कर रही है। गवर्नमेंट बहुत सारे तरीकों से सब्सिडीज वगैरह देके, गवर्नमेंट रोड क्या बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह करके गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस केस में एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ गई। सेकंड, गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि सर गवर्नमेंट को पता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए डिमांड नहीं आ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करे कि जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है पब्लिक से, लेट अस सपोज अपन बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू की, गवर्नमेंट जो भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है पब्लिक से, गवर्नमेंट क्या करे उस रेवेन्यू को डिक्रीज कर दे। गवर्नमेंट जब पब्लिक से पैसा कलेक्ट करेगी तो पब्लिक के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं बचेगी सर, पब्लिक के पास पैसा कम हो जाएगा। जब गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा लगाएगी तो पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा दूसरी जगहों पर खर्च करने के लिए। जब पब्लिक का एक अमाउंट, पब्लिक का कुछ अमाउंट टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ऐसा किया जाए कि सिर्फ लोगों के पास पैसा बचने लग जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रेवेन्यू कम कर देगी। हो सकता है गवर्नमेंट टैक्स की रेट्स वगैरह कम कर दे, हो सकता है गवर्नमेंट क्या करे, सब्सिडीज वगैरह ज्यादा प्रोवाइड करे। उस केस पे जैसे ही गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कम किया, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे ही मनी की सप्लाई बढ़ी, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से डिफ्लेशनरी गैप जो है वो खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अब क्या बोला है कि सर बाय डूइंग दिस गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये सब करके गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ जाए, हमारी इकोनॉमी ज्यादा मूव ना करे, हमारी इकोनॉमी कहीं रिसेशन में नहीं चली जाए, डिप्रेशन में नहीं चली जाए, कहीं हमारी इकोनॉमी रिकवरी वाली स्टेट में नहीं आ जाए, इकोनॉमी स्टेबल रहनी चाहिए।
जब इकोनॉमी स्टेबल होगी तो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जो इकोनॉमी स्टेबल होती है, जो इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, वहां पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, बाहर से लोग आते हैं वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपकी ऐसी इकोनॉमी है जहां पर कोई यूं कहें कि ग्रोथ नहीं है या फिर स्टेबिलिटी नहीं है, तो बाहर के लोग आपकी इकोनॉमी में पैसा नहीं लगाएंगे। तो स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट क्यों है? स्टेबिलिटी की जरूरत इसलिए क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बढ़ेगा। आई बात समझ में? एक बार फटाफट से पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी वाले। आगे हम जो भी ऑब्जेक्टिव है वो भी देखते हैं। फास्ट एक बार नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं दो बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स की जो गवर्नमेंट बजट के हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखिए ये तो हम सभी लोगों को पता है कि सर गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस शुरू करती है, या गवर्नमेंट के अंडर में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जिनका मेन मोटिव है सर सोशल वेलफेयर। वो प्रॉफिट अर्न करते हैं पर उनका सोल मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है। तो गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितनी भी होती है, जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है जिसमें गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट क्या करती है अपने बजट में उन एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए और उन एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल हेल्प के लिए कुछ न कुछ प्रोविजंस लेके जरूर आती है। जैसे अगर हम बात करें कि सर जितने भी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, चाहे आप स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, चाहे आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें, चाहे भारत पेट्रोलियम की बात करें, तो जितने भी बड़े बड़े अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है इन अंडरटेकिंग्स को मैनेज करने के लिए और इन अंडरटेकिंग्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए अपने बजट में कुछ न कुछ प्रोविजन जरूर लेके आती है, जिससे ये जितने भी एंटरप्राइजेस हैं बेटर वर्क कर सके और इनके थ्रू गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर प्रमोट कर सके। देखिए क्या बोला है, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट फॉर सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाए फॉर सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर्ड विद एन ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग प्रोविजंस फॉर मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर्ड विद एन ऑब्जेक्टिव for making provisions for managing such enterprises and for providing them financial help। देखो क्या बोला, गवर्नमेंट क्या किसके लिए बजट प्रिपेयर करती है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है उनका, इन एंटरप्राइजेस को मैनेज करने से रिलेटेड प्रोविजंस बनाने और ऐसे प्रोविजंस बनाने जिनसे उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। आई बात समझ में? ये हम पब्लिक कंपनीज की नहीं कह रहे हैं, हम ऐसी कंपनीज की बात नहीं कर रहे जहां पे अगर हम बात करें पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात हो रही है, PSUs की बात हो रही है। जो मणिरत्ना होते हैं, नवरत्ना कंपनी है, ये जो नवरत्ना वगैरह है, आप जाके इंडियन इकोनॉमिक में जब हम चालू करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक चैप्टर आएगा जहां पर हम लोग नवरत्ना कंपनीज और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स की बात करेंगे। वहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जो गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। तो ये जो गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मैनेज करती है, इनके लिए गवर्नमेंट बजट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस लेके जरूर आती है ताकि इनको बेटर मैनेज किया जा सके और इनको एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जा सके। रीजन भी कि सर इनको एस्टेब्लिश किया ही गया है सोशल वेलफेयर के लिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट लास्ट ऑब्जेक्टिव है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक गवर्नमेंट बजट का। देखिए अगर हम बात करें इंडिया की बात करें तो सर इंडिया में 29 स्टेट्स हैं। सर इंडिया में 29 स्टेट्स हैं। अब ध्यान से सुनिएगा सर, इंडिया में जो इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, अगर हम बात करें इंडिया में से बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो आज भी बैकवर्ड रीजन्स में आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, अगर आपको कोई यूनिट लगाना है, प्रोडक्शन यूनिट लगानी है, तो आप कहां पे लगाएंगे? जनरली आप लोगों के जवाब ऐसा आएंगे कि या तो मुंबई या दिल्ली, या हो सकता है जहां पे रेसिडेंस आपका है वहां आसपास कहीं लगाना चाहे। अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है, आप लगाइए झारखंड में लगाइए, बिहार में लगाइए, साउथ ईस्ट रीजन साउथ ईस्ट स्टेट्स में लगाइए, या अगर मैं आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लगाइए, तो हो सकता है कि सर आप वहां पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप ना करें। रीजन बीइंग कि सर आपको पता है कि वहां पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम है, वो रीजन बैकवर्ड रीजन से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट के लिए इंडिया एज अ होल काम करता है। गवर्नमेंट कभी भी किसी पर्टिकुलर रीजन को
प्रमोट नहीं करती। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि सर आप केवल लेट अस सपोज महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज लगाइए, आप केवल यूं कहेंगे गुजरात में इंडस्ट्रीज लगाइए, आप केवल पंजाब में इंडस्ट्रीज लगाइए, आप जम्मू कश्मीर में फैक्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश कीजिए। गवर्नमेंट कभी भी किसी सिंगल रीजन को प्रमोट नहीं करती है। गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी ग्रोथ हो उनकी, गवर्नमेंट की जितनी भी ग्रोथ हो वो बैलेंस होनी चाहिए, रीजनल ग्रोथ बैलेंस होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या करती है अपने बजट के अंदर बैलेंस रीजनल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जितने भी बैकवर्ड एरियाज है, चाहे आप बिहार के कुछ यूपी की डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, आप उत्तर प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर ले, अगर हम बात करें जो 7 सिस्टर स्टेट्स है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तो ये जो स्टेट्स है ये आज भी बैकवर्ड रीजन्स में गिने जाते हैं। रीजन मीन कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, वहां पर सर डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है, वहां पर कोई अपनी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है इन बैकवर्ड एरियाज को प्रमोट करने के लिए, इन बैकवर्ड एरियाज को क्या करनी, ग्रो करवाने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आती है जिसमें गवर्नमेंट इन्हें ग्रो करने के ऊपर फोकस करती है। जैसे गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि सर अगर आप बैकवर्ड एरियाज में जाके इंडस्ट्री सेटअप करें तो हो सकता है आपके वहां पे टैक्सेस काफी कम लगे, आप जो प्रोडक्शन करेंगे हो सकता है उस पर टैक्स काफी कम लगे, हो सकता है गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करे, हो सकता है आपको टैक्स हॉलीडे मिल जाए, टैक्स हॉलीडे पीरियड मिल जाए। टैक्स हॉलीडे पीरियड ऐसा होता है जहां पर कुछ पर्टिकुलर ईयर्स तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है बैकवर्ड एरियाज को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज ऐसी लेके आती है जिनसे ये जितने भी बैकवर्ड रीजन्स हैं उनको हम लोग डेवलप कर सके, वहां पर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। देखिए क्या बोला है, बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। इट इज अचीव्ड थ्रू लिबरल टैक्स लॉस फॉर द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। और ये कैसे अचीव किया जाता है, लिबरल टैक्स लॉस। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट लगानी है, अगर आप महाराष्ट्र में लगाते हैं तो लेट अस सपोज आपको प्रोडक्शन का टैक्स देना पड़ेगा 18%। वहीं अगर आप वो इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के किसी एरिया में लगाते हैं या ये कहो कि आप उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में लगाते हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, बैकवर्ड रीजन में, तो वहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 5% या 2% या शायद देना ही ना पड़े। तो जनरली आप लोग कहां पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पर आपको टैक्स में क्या मिले, रिबेट मिले, टैक्स में रिलीफ मिले। तो गवर्नमेंट जनरली बैकवर्ड रीजन्स को प्रमोट करने के लिए, बैकवर्ड रीजन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लिबरल टैक्स लॉस लेके आती है, जिसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपने इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप करें और वहां पर ग्रोथ और डेवलपमेंट जनरेट हो। अब एक बार अगर आप ये नोट करना चाहें फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हमने दो चीजें देखी है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें बजट के अंदर गवर्नमेंट इनको मैनेज करने के लिए, इनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजंस लेके आती है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लिबरल टैक्स लॉस लेके आती है। ये हम लोगों ने देखा है। एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं अपन फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए। पहला हम लोगों ने पढ़ा स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, सेकंड हम लोगों ने बात करी मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और थर्ड हम लोगों ने बात करी बैलेंस रीजनल ग्रोथ। इसी के साथ आज हमारा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक भी क्लोज होता है और गवर्नमेंट बजट की पूरी यूनिट ओवर होती है। हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट पूरा चैप्टर एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ा है। अगर आप में से किसी को भी गवर्नमेंट बजट के किसी भी टॉपिक में डाउट आता है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो चाहे क्वेश्चन हो, आप डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए ना, मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप कॉल करके डाउट्स पूछ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप स्टूडेंट्स के पास में डाउट्स वगैरह सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं आपके, अगर आपको क्वेरीज रहती है, अगर आपको कोई भी असाइनमेंट चाहिए, चाहे अकाउंट्स का हो, चाहे बीएसटी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, कोई असाइनमेंट चाहिए, वर्कशीट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। वहां पे आपको टीचर्स भी मिलेंगे, स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, आप अपने डाउट्स वहां पूछ सकते हैं। आपको अगर किसी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है, कोई वर्कशीट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको किसी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सारी चीजें वहां अवेलेबल हो जाएगी। वो ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।